सो हाई क्लास, बहुत दिन बाद मिलन हो रहा है और टुडे वी आर स्टार्टिंग नहीं बोल सकते, हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। हमने लास्ट टाइम क्या क्या पढ़ा था, लेट्स रिवीजन करते हैं उसका। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर क्लास। Last time we discussed about some three useful bacteria. I think they were Lactobacillus, the Rhizobium, and the yeast. We studied that how these three bacteria are useful to us in different sectors and how they are useful to us in our daily life as well. So, discussing about this chapter, we will move further to the next point, that is antibiotics. Let's start this chapter. Carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called as antibiotics. Class, underline this line. Very important for your examination. The definition, if the definition of antibiotics is asked, or if short note is asked on antibiotics, so this definition should be your the first point. What? Carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microbes are called antibiotics. Means तो यहाँ क्या बताया गया है कि जो बैक्टीरिया और फंगाई को डिस्ट्रॉइंग, ठीक है, तो इनसे जो कार्बन कंपाउंड मिलता है। अब आप बोलोगे सर बैक्टीरिया से कैसे कार्बन कंपाउंड मिलेगा? जस्ट लिसन, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ईस्ट से हमें एथेनॉल मिलता है। किससे? ईस्ट। इस बैक्टीरिया हमें कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करके देता है? थोड़ा इथेनॉल में। नो, व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल इज अ कार्बन कंपाउंड। सो जो भी कार्बन कंपाउंड हमें फंजाई और बैक्टीरिया से मिलते हैं, उनके प्रोसेसेस से मिलते हैं, उन कार्बन कंपाउंड्स को हम यूज करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने के लिए। दिस प्रोसेस या फिर दिस थिंग इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स. Antibiotics, a discovery of the 20th century, have brought about a revolution in the field of medicine. Even a disease like tuberculosis have been almost completely eradicated from some countries. अब ये एंटीबायोटिक्स का कितना यूज है आप समझ सकते हो। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, ये इतनी खतरनाक बीमारी थी कि पहले तो इसको मतलब महामारी समझ लो कि जिसको हो जाता था वो मर जाता था। लेकिन जब से एंटीबायोटिक्स साइंस में आया, जब से एंटीबायोटिक्स इस दुनिया में आया, तब से टीबी का इलाज सक्सेसफुल हो गया। मतलब अब टीबी के पेशेंट्स दे आर सेव्ड, they do not see death because of these antibiotics. And this antibiotics has brought a new revolution in the field of science. आप भी कभी को आपको बुखार होता होगा तो आप भी जब अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपको फैमिली डॉक्टर यही बोलता होगा कि ये दवा है, ये एक एंटीबायोटिक है, ये ले लेना, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक? अब एंटीबायोटिक का क्या यूज है आप समझ सकते हो। मतलब एंटीबायोटिक्स क्या करता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो ही नहीं होने देता, और जब ग्रो नहीं होंगे तो बीमारी कैसे होगी। एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट एज अगेंस्ट बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ। मतलब ये किसके खिलाफ काम करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दे वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स किसके खिलाफ काम करते हैं? बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं, और कुछ कुछ प्रोटोजोआ के खिलाफ काम करते हैं। Some antibiotics are useful against a wide variety of bacteria. They are called as broad spectrum bacteria. Example: ampicillin, amoxicillin, tetracycline, etc. When the pathogen cannot be identified, even though the symptom of disease are visible, broad spectrum bacteria are used. अब आप पूछोगे सर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया क्या होता है? अब समझो, जैसे अगर किसी इंसान को खांसी आई, अब एज ए डॉक्टर मुझे पता है, इन केस एज ए डॉक्टर मुझे पता है कि खांसी सर्दी की निशानी है, बुखार की निशानी है, तो मैं इसको बुखार की एंटीबायोटिक दूंगा। लेकिन मैं देखता हूँ कि उसका बुखार ठीक नहीं होता, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको खांसी भी आ रही है, जो एक सर्दी का सिम्टम है। सिम्टम मतलब क्या? लक्षण। बुखार का लक्षण है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दूंगा। अब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड मतलब लंबा लंबा, मतलब दूर दूर तक फैला हुआ, और स्पेक्ट्रम मतलब रेंज। तो मतलब मैं ऐसा एंटीबायोटिक दे दूंगा कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया उसके शरीर में मिलेगा वो सबको खत्म कर डालेगा। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया। मतलब अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसका डिजीज कौन सा है, तो मैं ऐसा इसको बैक्टीरिया दे दूंगा कि ऐसा इसको एंटीबायोटिक दे दूंगा कि उसको कोई डिजीज हो ही ना।
मतलब जो भी बैक्टीरिया है उसको मार डालो, उसका डिजीज खत्म हो जाए, उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सॉरी, उस एंटीबायोटिक को हम क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ये एग्जांपल दिया है, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा। Whenever a pathogenic microorganism is definitely known, the narrow spectrum bacteria are used. Example are penicillin, gentamicin, erythromycin etc. अब आप पूछोगे सर ये नैरो स्पेक्ट्रम, मैंने आपको अभी समझाया क्या होता है बच्चा लोग, मैं आपको वापस एग्जांपल देता हूँ, आपको दोनों समझ जाएगा, बाकी रटने का काम तो आपका है। सुनो, किसी को बुखार है, वो आया, उसको बुखार नहीं, सॉरी हमें मालूम नहीं उसका डिजीज कौन सा, लेट्स फाइंडिंग गेम खेलते हैं। उसने आके मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी आ रही है। अब मुझे तो पता है एज अ डॉक्टर कि खांसी बुखार के लक्षण होते हैं, तो मैं पहले उसको एक अलग सा एंटीबायोटिक दूंगा। अब वो एंटीबायोटिक मैं क्या सोच के दूंगा कि शायद इसको बुखार होगा तभी कहा जाए, तो मैं सिर्फ बुखार का एंटीबायोटिक दूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो वापस आके बोलता है कि डॉक्टर साहब आपकी दवा मुझ पे कुछ असर नहीं की, मुझे अभी भी खांसी आ रही है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अरे मैंने इसको बुखार की दवा दिया, मुझे लगा बुखार होगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं कौन सा डिजीज उसको, तो मैं उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दूंगा। मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज को फैला रहा होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही खत्म कर दूंगा, तो वो जो डिजीज नया हो भी रहा होगा उसको वो डिजीज भी नहीं होगा और उसका खांसी भी ठीक हो जाएगी। तो जो मैंने पहले उसको एंटीबायोटिक दिया सिर्फ बुखार का सोच के, मतलब वो एंटीबायोटिक सिर्फ बुखार को ठीक कर सकता है, उसे हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। मतलब वो एंटीबायोटिक सिर्फ एक डिजीज के लिए काम करेगा, सिर्फ एक कंडीशन के लिए काम करेगा, सिर्फ एक बीमारी के लिए काम करेगा। लेकिन जो सारे मतलब जो अलग सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दे, सारे बीमारी को ठीक कर दे, उन्हें हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया। समझ में आया होगा। नीचे इंस्टीट्यूट दिया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी established in 1952 in Pune undertake research related to diseases like measles, jaundice, fever and diseases of lungs with support from the, यहाँ बताया नेशनल NIV। अभी आप जानते हो आपके कोरोना के टाइम पे इस समय सबसे ज़्यादा वर्किंग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि यहाँ वायरसेस पे ज़्यादा रिसर्च होता है, और आप भी जानते हो इस समय पूरे देश में एक वायरस ने तहंका मचा दिया, और वो कौन सा है, कोरोना वायरस। तो यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन देख सकता है, NIV मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ है, ये पुणे में है, और कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1952 में। और ये दवा किस लिए बनाता है देख लो, मीजल्स तो आपको मालूम देख सकते हैं। आगे हमें पेनिसिलिन के बारे में बताया गया है कि पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस पेनिसिलम एंड इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया लाइक स्टेफाइलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया, स्ट्रेप्टोकोकाई एक्सेट्रा। मैंने आपको पहले ही बताया एंटीबायोटिक्स हमें कहाँ से मिलते हैं, जो कार्बन कंपाउंड्स हमें यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस वगैरह से मिलते हैं, उनसे ही हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। वैसे ही एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलम, और उसी पेनिसिलम फंगस से हमें पहले से पेनिसिलिन मिला, जो बाद में हमें पता चला, और कैसे पता चला इसकी भी हम हिस्ट्री पढ़ेंगे अभी आगे, लेकिन कैसे पता चला पेनिसिलिन उसके आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और ये पेनिसिलिन इन आपने देख सकते हो कि इन बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है, जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई, क्लोस्ट्रीडिया और स्ट्रेप्टोकोकाई। Medicines containing penicillin are useful to treat certain bacterial infections of the ear, nose, throat and skin as well as disorder like pneumonia and scarlet fever। तो आप तो न्यूमोनिया जानते हो कितना खतरनाक बीमारी है न्यूमोनिया, लेकिन आज इसका इलाज है, आज यू कैन क्योर इट विद द हेल्प ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स खाकर या फिर उसका इंजेक्शन लेकर आप इस बीमारी को ठीक कर सकते हो। तो ये पेनिसिलम आज हमारे लिए बहुत यूजफुल हुआ है न्यूमोनिया और स्कारलेट फीवर को ठीक करने के लिए, और ईयर नोज थ्रोट से स्किन से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो भी इसके मदद से ठीक होती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एंटीबायोटिक्स आर हेल्पफुल टू अस। तो चलो अभी इस पेनिसिलम के बारे में थोड़ी देर बाद हम डिटेल में जानेंगे ही। लेट्स स्टडी क्वेश्चन क्या होता है एंटीबायोटिक्स यूज करते समय। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। तो ये तो आप भी जानते हो आजकल आपको मेडिकल वाला भी जल्दी दवा नहीं देता, बोलता है कि क्या डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, क्योंकि आप अगर अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक या फिर कुछ गलत मेडिसिन ले लोगे तो आपके शरीर के लिए हार्मफुल होगा। तो आपको समझाने के लिए या फिर आपको सही दवा देने के लिए ही तो डॉक्टर बने हैं। तो वी शुड टेक द एंटीबायोटिक्स और एनी मेडिसिन फॉर योर safeness you should take by if it is prescribed by doctor only.
डोंट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर। ये तो आप जानते हो, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल वाला तो आप खुद नहीं देता दवाई। If you don't have a prescription, then the chemist will also not provide you any medicine from his shop. Don't consume antibiotics on your own to treat common diseases like a throat infection, common cold और influenza। मतलब आप देखोगे कभी कभी आपको अगर सर्दी बुखार हो जाता है तो आप टीवी में ऐड देखकर जाते हो, कोई भी ऐसा दवा ले लेते हो, या फिर आपको तो इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी आपको कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए कहीं से भी, किसी का सुनकर या फिर किसी का देखकर। आपको पहले डॉक्टर से अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, फिर डॉक्टर जो आपको मेडिसिन लिखेगा वही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने मन से कुछ भी करोगे फिर आप समझ लेना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। Even if you feel well before completing of the prescribed course of the antibiotic, you must continue and complete it. समझ रहे हो? तो अभी कुछ लोग क्या करते हैं, अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि दो टाइम ये दवा एंटीबायोटिक लेना है, तो आप क्या करते हो, अगर आप देखोगे कि आपका 2 ही दिन में बुखार ठीक हो गया तो तीसरे चौथे दिन का आप एंटीबायोटिक नहीं लोगे। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपको डॉक्टर जो बैठा है सामने, डॉक्टर वो कुछ पढ़ के या फिर कुछ सोच के वहाँ बैठा है और वो आपको ठीक करने के लिए ही वहाँ बैठा है, तो वो जो बोल रहा है वो आपके सेफनेस के लिए बोल रहा है। तो जो डॉक्टर बोलता है वो आपको मानना बहुत ज़रूरी है। अगर डॉक्टर 4 दिन तक बोला है तो आपको 4 दिन तक दवाइयाँ लेनी चाहिए, उसके पहले ही नहीं छोड़नी चाहिए। और खासकर एंटीबायोटिक, बिकॉज इट कैन हैव एन अपोजिट रिएक्शन टू योर बॉडी। डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक विच आर यूजफुल टू यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, ये आपके डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो आपको कुछ बीमारी हुई है और आपको डॉक्टर ने बोला ये एंटीबायोटिक खा लो, तो अगर दूसरे में भी आपको वही बीमारी दिख रही है तो आप उसको ये मत बोल दो कि तू भी ये एंटीबायोटिक खा ले। ऐसा हो सकता है उसको कोई और बीमारी हो, तो कहीं ना कहीं ये एंटीबायोटिक देकर आप उसको और खतरे में डाल दोगे। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है क्लास जो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लो। अपने मन से कोई भी एंटीबायोटिक मत लो, दूसरे के कहने पे कोई एंटीबायोटिक मत लो, या फिर अपनी एक्सपीरियंस की गई कोई एंटीबायोटिक किसी दूसरे को मत बताओ जब तक उसको डॉक्टर नहीं बताता। और जब तक कोर्स एंटीबायोटिक का तब तक उसका लो, उसको अगर आप पहले ठीक हो जाते हो तो उसको बीच में मत छोड़ो। लेट्स मूव फर्दर। सो क्लास मैंने बोला था ना कि हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे कैसे पेनिसिलिन ढूंढा गया। लेट्स सी, एंड यू शुड नो दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक व्हिच वाज डिस्कवर्ड। लेट्स सी कैसे। Alexander Fleming, a professor of microbiology at St. Mary Hospital, had cultured varieties of bacteria and fungi in petri dishes in his laboratory. ठीक है, तो यहाँ बताया कि एक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक प्रोफेसर था, उसने अपने हॉस्पिटल में पेट्री डिशेस, आपको ने देखा होगा लेबोरेटरी में एक जो प्लेट जैसा रहता है उसमें उसने ढेर सारे फंगाई और बैक्टीरिया रखे थे। कल्चर्ड मतलब उनको सारे बैक्टीरिया को जो एनवायरनमेंट नीडेड है वो उनको दिया था, और सारे बैक्टीरिया और फंगाई को ऐसे नॉर्मली अपने पेट्री डिशेस में रखा था उस प्रोफेसर ने। ऑन 30 सितंबर 1928, देखो डेट भी पता है, while observing Staphylococcus cultures, he made an interesting observation in one petri dish. In that petri dish, fungal colonies had grown, but the area around this colony was clean and clear. That is, bacteria had actually been destroyed. After further studies, he confirmed that the fungus growing there was penicillium, and its secretion had destroyed the bacterial colonies. मतलब समझे क्या हुआ? तो जो उसने देखा कि स्टेफाइलोकोकाई, ऑब्वियसली जब मैंने आपको क्या बताया उसने ढेर सारे बैक्टीरिया और फंगस को पेट्री डिश करके रखा था, तो उसमें से एक पेट्री डिश में क्या था, स्टेफाइलोकोकाई था। तो उसने देखा कि जो स्टेफाइलोकोकाई का पेट्री डिश था उसमें तो स्टेफाइलोकोकाई था ही नहीं, उसमें बस ढेर सारे फंगल कॉलोनीज दिख रहे थे। उसने और रिसर्च किया और रिसर्च किया, उसके बाद उसको पता चला कि वो जो फंगल कॉलोनीज उसको दिख रहे हैं वो किस फंगस के हैं, पेनिसिलम फंगस के हैं। और ये पेनिसिलम फंगस जो है, ये पेनिसिलम फंगस इसने जो सिक्रीशन दिया, मतलब इसके अंदर से जो सिक्रीशन निकला उसकी वजह से सारे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और ये आइडिया कहीं ना कहीं एक पूरे मेडिकल साइंस में तहलका मचा दिया, क्योंकि उस टाइम पे स्टेफाइलोकोकाई से जो बैक्टीरिया डिजीज होते थे वो बहुत खतरनाक थे। अब स्टेफाइलोकोकाई को मारने वाला मिल गया तो ऑब्वियसली डिजीज तो खत्म हो ही जाएगी। Thus the first antibiotic penicillin has been introduced accidentally, and this formed the basis of attempts to find cures for incurable
डिसीज। तो ये आप समझ सकते हो पेनिसिलिन जो फर्स्ट एंटीबायोटिक था वो कितने, आप समझ सकते हो कैसे एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। और कहीं ना कहीं ये मेथड, ये जो आइडियोलॉजी था, ये आज कई सारी बीमारी को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स हमें मिलते जा रहे हैं यही आइडियोलॉजी से। और कई जो इनक्योरेबल डिजीजेस थे आज वो क्योरेबल होते जा रहे हैं। तो यहाँ ये भी बताया कि वी शुड बी ग्रेटफुल टू सच अ साइंटिस्ट जिसने एक्सीडेंटली ही भले लेकिन उसने ये सोल्यूशन तो निकाला। एक और चीज बहुत अच्छी बताई गई है कि एंड्स ग्रो फंगाई इन देयर टर्मिटेरियम। एंट हिल आप तो जानते होगे, उसका साइंटिफिक नाम लिखा है, एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम इट। सम स्पीशीज ऑफ wasps and other insect lay their egg in fungal bodies growing on trees, thus ensuring a food supply for their larvae। तो अब यहाँ क्या देख सकते हो, जो एंट वगैरह रहते हैं वो लोग ऐसी जगह अपना घर बनाते हैं, या फिर और जो दूसरे कीड़े रहते हैं वेस्प वगैरह, लोग ऐसी जगह अपने अंडे देते हैं जहाँ ढेर सारे फंगस रहेंगी या फिर ढेर सारे फंगल कॉलोनी। इससे क्या होता है, ये फंगल कॉलोनीज उन अंडों को या फिर उन्हें क्या देता है, खाना देता है, क्या देता है, फूड देता है, इसीलिए ये अपना घर वहां बनाते हैं। बहुत अच्छी नॉलेज है, इसको स्टार मार्क करके रखो और रिवाइज। लेट्स मूव फर्दर। माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ऑफ फंगाई आर प्रेजेंट इन द एयर। If there is sufficient moisture, spores germinate on cotton fabric, gunny bags, leather। gunny bags मतलब गोनी बैग्स होते हैं ना, जो आपके वो कहते हैं ना गोनी रहते हैं जिसमें आलू कांडे बटाटे आते हैं, उसको बोलते हैं गनी बैग्स। wooden items etc. The fungal hyphae penetrate deep into the material to obtain nutrition and to reproduce. This causes the materials to wear and become weak. As a result, gunny bags, leather items like shoes, purses, belts, etc., on which fungi have grown, do not last long. Wooden items also get spoiled। तो यहाँ क्यों बताया है, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि आपके जूते वगैरह या फिर लकड़ी की जो चीज़ें वो बारिश में सड़ जाती हैं। अब आप पूछोगे ये होता क्या है, या फिर आपने देखा होगा आपके सोसाइटी में अगर नारियल का पेड़ है तो आप देखोगे उस पर वाइट वाइट फंगस जैसा कुछ उगता है। तो यहाँ वही मेथड को एक्सप्लेन किया क्या है, क्योंकि ये जो फंगाई वगैरह होते हैं ना क्लास, इनके जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना, इसके नीचे हाईफाई लगा रहता है। हाईफाई मतलब जैसे हमारे पास पैर है वैसे उनके पास भी पतला सा, जैसे पेड़ का स्टेम होता है तो वैसे उनके पास भी हाईफाई होते हैं। ये हाईफाई उन चीज़ों के डीप अंदर जाते हैं, क्योंकि देखो गनी बैग्स, लेदर, ये सब, अब लेदर आपको कहाँ मिलेगा, किसी जानवर के चमड़ी से लेदर बनता है ना। अब ये लेदर कभी ना कभी एक लिविंग पार्ट था कि नहीं, गनी बैग्स ये कभी ना कहीं गोनी जो रहता है वो कभी ना कभी किसी लिविंग पार्ट था कि नहीं, वीट वूट से ही बनता है ना, कॉटन पेड़ से निकला है तो कभी ना कभी लिविंग पार्ट था कि नहीं। तो ये लिविंग पार्ट से न्यूट्रिशन खींचने के लिए ये फंगाई जो होते हैं ये अपना हाईफाई डीप अंदर तक डाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये कभी ना कभी जो लिविंग पार्ट थे इनके अंदर कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन स्टोर्ड रहता है, उसी न्यूट्रिशन को ये फंगस खींच खींच के निकाल लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जिन चीज़ों से ये न्यूट्रिशन निकालते हैं वो चीज़ों का स्ट्रांगनेस कम हो जाता है, स्ट्रेंथनेस कम हो जाता है, स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है और इसीलिए वो चीज़ें टूट जाती है। इसीलिए बारिश में आपका जो प्लाई रहता है, कभी कभी आपने देखा है प्लाई आपका सड़ जाता है, या फिर मैं आपको देता हूँ, मतलब करो मत, इससे आपका ही नुकसान होगा। या फिर आप देखो कभी प्लाई लाओ और प्लाई पे रोज एक एक गिलास पानी डालो, उसके बाद देखना आपका प्लाई क्या होता है। ऐसे करो मत, आपका प्लाई नुकसान होगा, लेकिन आपको बस बता रहा हूँ ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट इससे आपको पता चल जाएगा कि क्यों होता है, क्योंकि उन पर फंगस ग्रो होते हैं और ये फंगस कहीं ना कहीं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे। इसलिए कहा जाता है शूज़, अगर आपका मतलब लेदर का शूज़ है, लेदर का बेल्ट है, तो उनको पानी में मत लेके जाओ। अगर आप ऐसे लेके जाओगे तो वो रॉट सड़ जाएंगे, मतलब आप बोलते हो खराब हो जाएंगे, स्पॉइल्ड हो जाएंगे। Various species of fungi grown on food items like pickles, murabba, jam, sauce, chutney. They use the nutrients in these food items for growth and reproduction. During this activity, fungi release mycotoxins, certain poisonous chemicals into the food, and thus food become poisonous. Hence, the food on which fungi have grown cannot be eaten. आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, ब्रेड को लाके रखो, ब्रेड को ऐसे खुले में रखो तो उसकी वजह से ब्रेड पे फंगस ग्रो हो जाता है। सेम वही बता रहा है कि जो चीज़ें खुले में रखी रहती है उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पिकल्स वगैरह जो होते हैं, मुरब्बास आप जानते होंगे, जैम वगैरह, अगर इनको आप खुला रखोगे तो इन पे क्या आएंगे, फंगस आएंगे। फंगस आएंगे तो वही न्यूट्रिशन खींचेंगे। अब न्यूट्रिशन खींचेंगे और न्यूट्रिशन खींचेंगे साथ ही साथ माइकोटॉक्सिन, मतलब माइको मतलब छोटे, टॉक्सिन मतलब पॉइजन, तो छोटे छोटे पॉइजन भी छोड़ जाएंगे। अब इन पॉइजन को जब आप खाओगे तो आपके हेल्थ को ये हार्मफुल हो सकते हैं। इसीलिए क्या बोला जाता है कि आपको खुले में रखी चीज़ें नहीं खानी
चाहिए। आपको समझा होगा यहाँ तक कि ऊपर हमें बताया कि क्यों वुडन चीज़ें और फिर गनी बैग्स और फैब्रिक ये सब खराब हो जाते हैं बारिश में या फिर पानी लगने से, या फिर और ये जो रहते हैं फंगे वगैरह कांटेक्ट में आने से, और खाना कैसे खराब हो जाता है जो अचार वगैरह, इसलिए अचार वगैरह को अच्छे से बंद करके रखा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी खुला रहा फंगल कॉलोनीज ग्रो होंगे और आपका फूड स्पॉइल्ड हो जाएगा। तो इनका ध्यान रखो और रिवाइज करते रहो। अभी तक तो आपने पहली बात आपने क्या पढ़ा, 3 इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज पढ़े जो हमारे लिए यूज़फुल है। उसके बाद आपने पढ़ा एंटीबायोटिक्स के बारे में कि किस तरह से एंटीबायोटिक्स हमारे लिए यूज़फुल है। उसके बाद आपने पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स कैसे आया। उसके बाद आपने पढ़ा कि कैसे फंगस हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैसे बैक्टीरियाज हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो लेट्स स्टडी क्लास Clostridium, which is a harmful bacteria. Sometimes cases of food poisoning occur during the and community feast. How does the food become poisonous all of a sudden? The bacteria which spoil cooked food are Clostridium. Underline this line. खुले हुए खाने को छोड़कर इसलिए कहता है जब आपका खाना लग जाए घर में तो उसको तुरंत खाना चाहिए, उसको खाने को रखे रहना नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसको एक क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया आकर उसको पॉइजनस कर सकता है। ये लाइन अंडरलाइन करो, द बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स कुक फूड आर कॉल्ड क्लॉस्ट्रीडियम। Out of about 100 different species of this bacterium, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of human and other animals. These bacteria are rod-shaped and produce bottle-shaped endospores in adverse conditions. One special characteristic of these bacteria is that they cannot withstand the normal oxygen level of the air because they grow in anaerobic कंडीशन। तो मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में भी पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मतलब माउथ से लेके आपके एनस तक वहां भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ कभी कभी सॉइल में भी फ्री लिविंग स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री लिविंग मतलब आराम से कहीं बाउंड नहीं रहेंगे, कहीं भी घूम वगैरह सकते हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि कैसे खतरनाक हो सकते हैं बैक्टीरिया। और इनकेस और ये बैक्टीरिया साथ ही साथ ये बैक्टीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया, मैंने आपको पहले बताया, ऐसे बैक्टीरिया जिन्हें ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती या फिर जिन्हें जीने के लिए सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम एनएरोबिक बैक्टीरियाज कहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि क्लॉस्ट्रीडियम को ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, तो ये किस तरह से किसी को भी अपना शिकार बना सकता है और कहीं भी आराम से घूम सकता है। तो आप समझ सकते हो क्लॉस्ट्रीडियम हाउ इट इज हार्मफुल। इसीलिए अब जब भी आपका खाना लगे घर में आपको तुरंत खाना चाहिए, और दूर कहीं खुला हुआ खाना तो पड़ा हुआ खाना तो आपको खाना ही नहीं चाहिए। अदर हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के बारे में बताया। लेट्स सी अदर काइंड्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगाई are also responsible for different diseases that affect humans. You have learned about viruses which are smaller than bacteria and can grow and reproduce only in living beings. Let us see how they are harmful to us. तो यहाँ ये भी बताया गया है कि आपने वायरसेस के बारे में पढ़ा है, और वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगाई ये भी हार्मफुल, फंगाई के बारे में बताया, ये बैक्टीरिया बताया। वायरसेस हमें कैसे हार्मफुल हो सकते हैं ये भी हम पढ़े हैं कि ये कितने छोटे होते हैं और किस तरह से किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये आराम से घुसकर उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये आप जानते हो ये वायरसेस लिविंग बॉडी को अपना होस्ट बनाते हैं और उसमें जाकर रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और उस ह्यूमन को अपने से इन्फेक्टेड कर देते हैं। Now let's study a detail about these organisms. एड्स, पहले डिजीज का नाम क्या है? एड्स। और ये किसके वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। ऑफ इन्फेक्शन क्या है? थ्रू ब्लड एंड सेमेन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन एंड मिल्क ऑफ मदर सफरिंग फ्रॉम एड्स। इसीलिए कहा जाता है अगर आप किसी ने सुई लगाया है, किसी ने सिरिंज लगाया है, तो वापस उस सिरिंज को अपने बॉडी में हमें नहीं लगने देना चाहिए, हमें एक नया सिरिंज लेना चाहिए। हम बार्बर के पास बाल काटने जाते हैं तो उसने जिस ब्लेड से काटा है किसी और का ब्लेड से काटा है तो हमें ब्लेड चेंज करवाना चाहिए। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको रहना चाहिए स्टूडेंट्स, ये सब आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कभी किसी के ब्लड वगैरह के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है उस पर्सन को एड्स हुआ हो और आपको भी एड्स हो सकता है अगर उस पर्सन का ब्लड आपके ब्लड से मिक्स हो जाए। व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर? क्या दिया है? सेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अवॉइड यूज ऑफ नीड्स एंड नीडल्स एंड इंजेक्शन। मतलब एक इंजेक्शन दो लोग को नहीं लगना चाहिए, सेम इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए, आपको सिरिंज बार बार
बदलना चाहिए। लेट्स स्टडी और नेक्स्ट डिजीज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब क्या होता है क्लास? हेपेटाइटिस बीमारी है, किसके वजह से होती है? वायरसेस के वजह से होती है। उसका इन्फेक्शन क्या है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब खराब खाना खराब पानी। इसीलिए आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बाहर का खाना हमें नहीं खाना चाहिए। इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? आप कैसे बचोगे इस डिजीज से? क्लीन एंड फिल्टर्ड वाटर, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब आप खाना ऐसी जगह से खाना चाहिए जहाँ खाना अच्छे से रखा गया है, और वो जगह आपकी सिर्फ घर हो सकती है और कहीं नहीं। और आपको क्लीन एंड फिल्टर्ड पानी पीना चाहिए। और 3 डिजीज के बारे में बताया है, आप पढ़ लेना, जो वायरसेस से होते हैं। और क्योंकि मुझे मालूम है मीजल्स, चिकन पॉक्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू सब आपको मालूम ही है, इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप पढ़ लेना, अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछना, कमेंट में कर देना। निमोनिया की बात करते हैं। निमोनिया कैसे? निमोनिया डिजीज किससे होता है बच्चों? ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। और इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब फैलता कैसे है? ड्रॉपलेट स्प्रेड इन द एयर बाय इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब अगर जिसको निमोनिया हुआ है, अगर वो छींकता है, वो अगर थूकता है, तो उसको जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स निकलते हैं, अगर वो किसी आजू बाजू चलने वाले इंसान के कांटेक्ट में आ जाए तो उसको भी निमोनिया हो जाएगा। और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है? वैक्सीनेशन, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो यहाँ क्या है? वैक्सीनेशन। तो आपको मालूम, मैंने आपको बताया कि निमोनिया के एंटीबायोटिक से निमोनिया ठीक हो सकता है, तो उसका वैक्सीनेशन लेना चाहिए लगातार। और साथ ही साथ क्या बताया गया है कि जिसको निमोनिया हुआ है उससे आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए, आपको एक सेफ कांटेक्ट रखना चाहिए। उसके बाद लेप्रोसी। लेप्रोसी आपको मालूम है, पहले के ज़माने में बोलते थे लेप्रोसी। बाबा आमटे इन्होंने बहुत काम किया है इसके लिए। लेप्रोसी बैक्टीरिया से होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब ये छुआछीत की बीमारी हम लोग बोलते हैं ना, छुआछीत की बीमारी, मतलब अगर किसी को हुआ है, अगर वो उसको छू देगा या फिर उसके कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसको भी ये बीमारी हो जाती है। तो इसका आपको प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग्स, मतलब उनका जो ठीक। और कॉलेरा मलेरिया के तो आपके बारे में आपको मालूम ही है, इसके बारे में ज़रूरत नहीं है। डेंड्रफ के बारे में आपको मालूम है, डेंड्रफ। और फिर रिंगवर्म तो आपको मालूम ही है, रिंगवर्म मतलब जो दाद हो जाता है उसको हम रिंगवर्म बोलते हैं, स्केबीज भी आपको मालूम है। तो ये चार्ट को आपको ठीक से पढ़ लेना है। कोई वर्ड में अगर आप डाउट है तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हो। यहाँ एक वर्ड दिया है देखो, स्टैग्नेशन, कि आप कॉलम में चले जाओ, मलेरिया के प्रिवेंटिव मेजर में वहाँ एक वर्ड दिया है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब कहीं पानी अगर रुका हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन बोलते हैं। स्टैग्नेशन। फिर आप जो बोल सकते हो स्टैग्नेंट पानी जो होता है, पानी रुका हुआ होता है, सड़ा हुआ पानी आप नहीं बोल सकते प्लीज़, हाँ, क्योंकि पानी कभी सड़ता नहीं। स्टैग्नेंट जो पानी रुका हुआ है उससे ये बीमारी फैलती है। सो क्लास में लेक्चर ये यहीं ख़त्म करता हूँ। यहाँ आपका पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। पूरे चैप्टर को रिवाइज करिएगा और आपके नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू इसका एक रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम इसका एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए।